नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। कोरोना महामारी ने जिंदगी और तरक्की की रफ्तार दोनों को खतरे में डाल दिया था। हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन की 1 अरब 6 करोड़ से अधिक डोज लगने और लोगों का भरोसा बढ़ने के साथ बाजारों में रौनक तेजी से लौटी है। लेकिन आर्थिक मोर्चे पर लोगों की दुश्वारियां अभी भी बेहिसाब हैं। कोई महंगाई से बेहाल है तो कोई कम कमाई की वजह से परेशान है। लोगों के मन में अक्सर सवाल उठता है कि वो भी क्या दौर रहा होगा जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन आपने कभी सोचा है कि सोने की चिड़िया का मतलब क्या है? भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? दरअसल भारत का इतिहास 5000 साल से अधिक पुराना है। इसमें से करीब 4500 साल का इतिहास गवाही देता है कि भारत पर लक्ष्मी का वरदान था। इतिहास के इस कालखंड में ही भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। यह इतिहास का वो पन्ना है जब भारत और चीन दुनिया की नंबर 1 और 2 अर्थव्यवस्था थे। उस कालखंड में आज की विकसित और आर्थिक शक्ति कहलाने वाले पश्चिमी यूरोप और अमेरिका का नामो निशान नहीं था। लेकिन अर्थव्यवस्था का चक्र ऐसा घूमा कि पश्चिमी यूरोप और अमेरिका मजबूत आर्थिक शक्ति बन गए और भारत से लक्ष्मी रूठ गई। सवाल है कि सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत से लक्ष्मी क्यों रूठी? क्या इतिहास ने भारत के साथ इंसाफ नहीं किया? क्या ऐसा कोई तरीका है जिस पर चलकर भारत को फिर से मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित किया जा सकता है? क्या 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में भारत की लक्ष्मी का फलसफा छिपा है? इन सारे सवालों के जवाब के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि भारत और सोने की चिड़िया का रिश्ता क्या है। कैसे 4500 साल तक भारत पर लक्ष्मी मेहरबान रही। भारत के प्राचीन वैभव की कहानी इन्हीं नदियों की गोद में रची गई। माकूल मौसम, उपजाऊ जमीन, सालों भर बहने वाली नदियों ने भारत को सोने की चिड़िया बनाया। यह भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन पन्ना है। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के खंडहर बताते हैं कि भारत की प्राचीन इमारत कितनी बुलंद थी। ये नगर संरचना बताती है कि आज से 5000 साल पहले भारत तरक्की के चांद पर था। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो सभ्यता के शहरों की बनावट आर्थिक समृद्धि के बिना संभव नहीं थी। इतिहासकारों का एक वर्ग सरस्वती नदी के किनारों पर सभ्यताओं के विकास का दावा करता है, जिसे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से भी 1500-2000 हजार साल पहले की बताया जा रहा है। मतलब आज से हजारों साल पहले भारत तरक्की के आसमान पर था। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। कभी चाइना से वो मिंग पीरियड में 100 साल के लिए थोड़ा पिछड़ गई थी। अगर कुल अर्थव्यवस्था को देखें, कुल जीडीपी को देखें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को देखें, तो निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी दुनिया की। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित थी तो इसका आधार व्यापार था। अर्थव्यवस्था का आधार खेती थी, अनाज की भरपूर पैदावार होती थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विदेशी व्यापार पर भी निर्भर थे। तब इनका दूसरी सभ्यताओं जैसे पर्शिया, मेसोपोटामिया और चीन से संपर्क था। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी के बर्तन, सोना, चांदी, रत्न, मोती जैसे चीजों का कारोबार करते थे। सोने की चिड़िया का दर्जा इसलिए मिला था भारत को क्योंकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, जैसे कि सोने की खान हो गई, आयरन ओर हो गया, कॉपर हो गया। तो कई चीज़ें ऐसी थी जिससे हमें
हमारी काफ़ी पूरे विदेशों में काफ़ी हमारे चीज़ों की, हमारे प्रोडक्ट्स की काफ़ी डिमांड थी। इतिहास करवट बदलता रहा। भारत की मिट्टी पर सभ्यताएं बनी, बसी और बिगड़ी। कुछ सदी बाद मौर्य काल का उदय हुआ। भारत की वैभव गाथा दुनिया के हर हिस्से में एक सुनहरे ख्वाब की तरह हो गई, जो सबको अपनी ओर किसी चुंबक की तरह आकर्षित कर रही थी। उस दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था का आधार खेती बाड़ी था। ये सिलसिला गुप्त काल तक चलता रहा। उस दौर में साहित्य, कला और विज्ञान का गजब विकास हुआ। मुल्क में चारों ओर धन धान्य और संपन्नता थी। शुरू में जो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो स्वावलंबी अर्थव्यवस्था थी, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। मतलब लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ों का खुद उत्पादन करते थे और खुद उन ज़रूरतों को पूरा भी कर लेते थे। तो कहीं ना कहीं से जो आज स्वावलंबी भारत की बात हो रही है, उस समय स्वावलंबी था भारत। गुप्त काल में भारत के स्थापत्य कला भी नई शक्ल लेने लगी। उत्तर और दक्षिण भारत में अलग अलग स्थापत्य शैलियां विकसित हुई। मंदिर स्थापत्य और अर्थ के केंद्र बन गए। मंदिरों में अकूत दौलत इकट्ठा होने लगी। अर्थतंत्र के इस परिवर्तन ने भारतीय इतिहास का नया अध्याय शुरू किया। गुप्त काल के बाद जैसे जैसे केंद्रीय सत्ता कमजोर होती गई, भारत के नक्शे पर छोटे छोटे राज्य उभरे। वैसे वैसे विदेशी आक्रांता हिंदुस्तान के शहरों और मंदिरों की तरफ आकर्षित हुए। मध्य एशिया के आक्रमणकारियों का भारत में जबरदस्त आकर्षण था। उन्होंने भारतीय वैभव के केंद्र रहे मंदिरों और शहरों को लूटा। यह सिलसिला 8वीं सदी में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से शुरू हुआ और 1000 साल तक अंग्रेजों के आने तक जारी रहा। इतिहास बताता है कि मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण भारत से लक्ष्मी नहीं लूटी। मध्यकाल में भी भारत के सोने की चिड़िया होने का गौरव कायम रहा। मुगलों के जमाने में भारत आर्थिक वैभव और सैन्य ताकत के मामले में अव्वल था। मुगलों के जमाने के आर्किटेक्चर भारत के आर्थिक वैभव की गवाही देते हैं। क्या स्थापत्य के इस अजूबे को देखने के बाद इस बात की कोई गुंजाइश है कि भारत सोने की चिड़िया नहीं था? मुगल शहंशाह शाहजहां ने मोहब्बत की निशानी के तौर पर ताजमहल का निर्माण करवाया, लेकिन शाहजहां भी उस मुगल के वंशज थे जिनके पूर्वज बाबर ने भारत के आर्थिक वैभव को लूटने के मकसद से आक्रमण किया और फिर यहाँ के शासक बन गए। मेरा ऐसा ख्याल है कि उस पीरियड में जो लोग बाहर से आए वो लूटने के लिए नहीं आए, वो यहाँ पर रहने के लिए आए। और इसीलिए जो मुगल पीरियड में हम देख रहे हैं कि उन्होंने कर व्यवस्था को सीधा किया, ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्टमेंट किया, कृषि पे उन्होंने बहुत जोर दिया, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई, कि उनको पता था कि टैक्स अगर हम ले रहे हैं तो उस टैक्स का इस्तेमाल अगर हम करें इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए तो निश्चित रूप से इससे फायदा हो सकता है। ये जो है ये ब्रिटिश पीरियड में नहीं हुआ। मध्यकाल में मुगल मुस्लिम आक्रमणकारियों की आखिरी कड़ी थे जिन्होंने भारत को अपनाकर राज किया। लेकिन उससे पहले 7वीं 8वीं सदी से मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कई मंदिरों को तोड़ा और लूटा। इसकी एक बड़ी वजह थी कि तब मंदिर राजनीतिक शक्ति के केंद्र के साथ साथ आर्थिक शक्ति के भी केंद्र थे। मुस्लिम आक्रमणकारियों के खास निशाने पर उत्तर और पश्चिमी भारत के मंदिर थे। हमारे यहाँ भारत में काफी बिखराव था और उसके चलते हुए जो बाहर से ताकत आती थी वो हमला करके हमें हरा देती थी जगह जगह और फिर वहाँ पे लूटपाट कर लेते थे वहाँ पे। तो ये जो सिलसिला है ये काफी पुराना है और मेरा मानना है कि इसके पीछे ये भी वजह थी कि हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी थी वो डेवलप नहीं की, जो टेक्नोलॉजी हमें डेवलप करनी चाहिए थी। करीब 500 वर्षों तक भारत की सत्ता मुस्लिम शासकों के पास रही। बेशक लूट के लिए भारत पर आक्रमण किया, लेकिन 500 वर्षों के इस कालखंड में भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत रही। उस दौर तक दुनिया में चीन और भारत दुनिया की सबसे मजबूत आर्थिक शक्ति थे। इस काल को आर्थिक रूप से अगर देखा जाए
तो निश्चित रूप से आर्थिक संपन्नता का काल था। आपको ये बताएं कि मुग़ल साम्राज्य में जो अधिकारी और कमांडर्स होते थे, मनसबदार जिन्हें कहते हैं, उस ज़माने में दुनिया के किसी भी देश में जो नोबिलिटी थी या जो सामंतों का वर्ग था, ये अधिकारी और कमांडर्स, इनमें मुग़ल साम्राज्य में मनसबदारों का जितना अधिक वेतन था वो कहीं नहीं था। और यही वजह है कि ईरान से, खुरासान से लोग आते थे हिंदुस्तान नौकरी की तलाश में। नूरजहाँ तो बहुत मशहूर है, उसका पिता ग़ियास बेग इसी मकसद से हिंदुस्तान आया था, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं। बेशक मुगलों के दौर में समृद्धि चरम पर थी, भारत का वैभव दुनिया के बड़े हिस्सों की आंखें चौंधिया रहा था, लेकिन उसी समय यूरोप उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। ये संयोग ही है कि 16वीं सदी में जब मुगल साम्राज्य भारत में मजबूत हो रहा था, उससे पहले ही यूरोप का क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की खोज कर चुका था। मुगलों के आने से पहले ही 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंच चुका था। दुनिया के इतिहास के लिए ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। यही घटनाएं यूरोपीय उपनिवेशवाद का आधार बनने वाली थी। यहीं से भारत की तिजोरी पर विदेशी ताकतों की काली नजर लग गई। 17वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई। इस क्रांति ने अर्थव्यवस्था के मायने बदल दिए। औद्योगिक क्रांति से भारतीय अर्थव्यवस्था के समय का पहिया उल्टी दिशा में घूमने लगा। भारत खास तौर पर कृषि प्रधान देश था। पश्चिम उत्तर में सिंधु और गंगा से लेकर दक्षिण में गोदावरी और कावेरी तक खूब उपजाऊ जमीन थी। जलवायु खेती बाड़ी के लिए अनुकूल थी। उपजाऊ जमीन और खेती बाड़ी ही भारत के सोने की चिड़िया होने का आधार था। लेकिन औद्योगिक क्रांति ने अर्थव्यवस्था के अर्थ बदल दिए। नए दौर में मशीनी उद्योग और बाजार के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन महत्वपूर्ण हो गया। इस दौर में अर्थव्यवस्था की धुरी भारत और चीन जैसे पूर्वी देशों से यूरोप के पश्चिमी देशों तक शिफ्ट हो गई, जिससे अंग्रेजों का उदय हुआ और भारतीय आर्थिक ताकत के पतन की कहानी शुरू हुई। 200 साल की ब्रिटिश गुलामी ने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को दरिद्रता की दहलीज पर लाकर छोड़ दिया। 1947 में अंग्रेजों ने भारत को आजाद किया और अपने देश इंग्लैंड चले गए। 1947 में दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ 4% थी। करीब 200 बरसों तक भारत पर राज करने वाले अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का जाल क्यों बिछाया? क्यों 200 बरसों तक हिंदुस्तान में अलग अलग कल कारखाने और खनन के केंद्र स्थापित किए? अंग्रेजी हुकूमत को आखिर भारत की आवाम से क्या हासिल होने वाला था? ये सवाल आज की तारीख में कोई राज नहीं है। अंग्रेज व्यापार करने भारत आए थे, लेकिन उनका असल मकसद भारत पर शासन करना था। तो उनके दिमाग में यही था कि हमने कोई इस भारतवर्ष को आगे नहीं बढ़ाना है। उनका कोई मकसद नहीं था मुगलों की तरह कि हम यहाँ पे रहेंगे। हमारा सिर्फ काम है कि यहाँ के धन दौलत को निकाल के अपने देश को, यानी कि इंग्लैंड को, यानी कि यूनाइटेड किंगडम को कैसे आगे हम बढ़ा सकते हैं। तो उनका मकसद सिर्फ यही था। तो उन्होंने उस हिसाब से काम शुरू किया। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस हाल में पहुंचा दिया, इसका सटीक ब्यौरा कुछ आंकड़े देते हैं। पहली सदी में दुनिया के जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी करीब 32% थी। 10वीं सदी यानी मुस्लिम आक्रमण के समय यह हिस्सेदारी 28% हो गई। 1526 में मुगलों के शासन की शुरुआत के समय ये 24.35% था और 200 साल के मुगल राज के बाद अंग्रेजों के आने से पहले तक 24.43%। आंकड़े कहते हैं कि 1757 में प्लासी की लड़ाई और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के राज से पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी करीब करीब 1/4 थी, लेकिन अंग्रेजों ने 1947 तक भारत को दीमक की तरह चाट लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के तुरंत बाद से हमारे देश का आर्थिक पतन शुरू हो गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का भी वही मैंडेट था कि आप यहाँ से
रिसोर्सेस को उठा के लेके जाइए, वो मुगल पीरियड से बिल्कुल मुख्तलिफ था। सिराजुद्दौला के हराने के बाद में जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज रहा 100 साल तक, उस पीरियड में शोषण बहुत अधिक हुआ। लेकिन जब अंग्रेज सरकार आ गई 1857 के आसपास, तब भी हम देखते हैं कि वो रवैया नहीं बदला। अंग्रेजों के लूट खसोट की गवाही आंकड़े देते हैं। जो हिंदुस्तान कभी दुनिया के 1/4 अर्थव्यवस्था में हिस्सेदार था, वो हिंदुस्तान भारत में ब्रिटिश सूरज के अस्त होने तक 4% पर पहुंच गया। 1700 ईस्वी में दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 24.43% थी, जो 1900 आते आते 8% पर आ गई। फिर जब अंग्रेज 1947 में भारत से गए तो 1950 में भारत की हिस्सेदारी महज 4.17% हो गई। औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ। मशीनों के आगे भारतीय सामान टिक नहीं पाए। फिर जोर जुल्म कर हिंदुस्तान के संसाधन लूटे गए और उसके जरिए इंग्लैंड की तरक्की की पटकथा तैयार हुई। औद्योगिक क्रांति के नतीजे में ये हुआ कि अब इंग्लैंड में वस्तुओं का उत्पादन होने लगा और निर्यात होने लगा। तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव भारत में बन चुका था और भारत एक तरह का कैप्टिव मार्केट बन गया। यानी यहाँ से कच्चा माल अंग्रेज प्राप्त करते थे, इंग्लैंड में उससे उत्पादन होता था, सामान बनते थे और वो फिर लाकर भारत में बेचे जाते थे। अब ये भी एक विडंबना है कि मुगल काल में जहाँ हिंदुस्तान विश्व में सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा निर्यातक था, वहाँ ब्रिटिश काल में धीरे धीरे स्थिति ये हो गई कि सुई का धागा भी इंग्लैंड से आता था। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा। भारत और चीन जैसे कृषि आधारित परंपरागत अर्थव्यवस्था आधुनिक दौर के मशीनीकरण के आगे टिक नहीं पाई। कपड़ों की क्रांति से शुरू हुई औद्योगिक क्रांति ने भारत के उद्योग की धुरी यानी कपड़ों के कारोबार को झकझोर दिया। औद्योगिक क्रांति के आगे ढाका मलमल भी टिक नहीं पाया। अंग्रेजों और यूरोपीय देशों ने जहां जहां राज कायम किया, अपने उपनिवेशों का बेहिसाब शोषण कर उन्हें कंगाल बना दिया। कैम्ब्रिज हिस्टोरियन एंगस मैडिसन ने अपनी किताब क्लास स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया एंड पाकिस्तान सिंस द मोगल्स में लिखा है कि 20वीं सदी में ब्रिटिश क्राउन के सबसे चमकदार नगीने यानी भारत की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम थी। अंग्रेजों ने लूट लूट कर भारत का क्या हाल किया, इसका अंदाजा इस बात से होता है कि 17वीं ईस्वी में दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी करीब 23% थी, जो पूरे यूरोप की हिस्सेदारी के बराबर थी। इस तरह हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारत की लक्ष्मी को हड़प कर अपना खजाना भर लिया। ऐसे में आजादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की प्राण प्रतिष्ठा के लिए नए सिरे से कोशिश शुरू हुई। औद्योगिक क्रांति ने अर्थव्यवस्था के आयाम को बदल दिया। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था में बदल गई। पूर्वी एशिया के देश बेईमानी हो गए और पश्चिमी यूरोप का दबदबा कायम हुआ। पश्चिमी यूरोप और अमेरिका मशीनीकरण और उद्योग की धुरी बन गए। आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने एक मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कही, जिसमें यह था कि जो कमांडिंग हाइट्स थे उस पर सोशलिज्म की बात थी और जो बेसिक लेवल था, ग्राउंड लेवल था, उस पर प्राइवेट इसकी बात थी। तो इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाकर और फिर प्लान्स के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से भारत की आर्थिक बहाली का काम पंडित नेहरू ने शुरू किया और उनके प्रधानमंत्री रहने के काल में भारत बहुत सारी समस्याओं से आज़ाद हुआ, लेकिन समस्याएं रह भी गई थीं और वो बात के सिलसिले में बाद के वर्षों में क्रमिक ढंग से सुधार उसमें होते रहे हैं। आजादी के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौती पुरानी थी। जनसंख्या का बड़ा तबका कृषि आधारित था। आजादी के बाद बड़ा सवाल था कि अर्थव्यवस्था की दिशा क्या हो। अर्थव्यवस्था का आधार सरकार नियंत्रित हो या बाजार नियंत्रित। उस समय दुनिया इन्हीं दो धाराओं में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका और यूरोप का मॉडल था तो दूसरी तरफ सोवियत संघ का।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बीच का रास्ता निकाला, भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था का दर्शन दिया, जिसमें सरकार का भी रोल था और निजी उद्योग धंधों का भी। 4 दशकों तक भारत इसी अर्थ दर्शन के साथ आगे बढ़ा। आंकड़ों के मुताबिक साल 1951-52 में भारत के जीडीपी का आकार 10,000 करोड़ रुपए था, जो 1961-62 में 17,992 करोड़ रुपए हो गया। 1981-82 में इसका आकार 1,60,214 करोड़ रुपए हुआ, तो 1991-92 में 6,13,528 करोड़ रुपए। मतलब मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल पर भारत ने तरक्की तो की, लेकिन ये भारत को सोने की चिड़िया का पुराना तमगा नहीं दे पाया। लिहाजा 1990 के दशक में भारत ने बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था को तवज्जो दी। आर्थिक सुधारों के सफर के आंकड़े कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार तेजी से बढ़ा और 2011-12 में 87 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 2018-19 में जीडीपी 188 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। 2019-20 में आंकड़ा 203 लाख करोड़ के निशान को पार कर गया। लेकिन 2020-21 में कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था का आकार गिरकर 196 लाख करोड़ रुपए पर आ गया। इस बात में कोई शक नहीं कि आजादी के बाद अर्थव्यवस्था के आकार में बेशुमार इजाफा हुआ, लेकिन दुनिया में भारत का दबदबा नहीं बना। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को 2024 तक बढ़ाकर $5 ट्रिलियन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। 130 करोड़ देशवासी अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर चल पड़े तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कईयों को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। 2020 और 2021 में कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं घुटने पर आ गईं। भारत में कोरोना की पहली और दूसरी लहर की वजह से आर्थिक विकास की रफ्तार सुस्त हुई, लेकिन भारत में कोरोना वैक्सीन की 1 अरब 6 करोड़ से ज्यादा डोज लगने के बाद अब लोगों का भरोसा फिर बहाल हुआ है। बाजारों में रौनक पहले की तरह लौटने लगी है, लेकिन रोजी रोजगार के मोर्चे पर लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। कोरोना ने क्या किया कि अर्थव्यवस्था की एक तरह से कमर तोड़ दी। हम लोग तो माइनस में चले गए, लेकिन अगर सरकार चाहे तो मार्केट में अगर पैसा पंप करती है और पैसा पंप होगा तो उससे डिमांड बढ़ेगा। डिमांड जब बढ़ेगा तो फिर एक अर्थव्यवस्था जो है वो छलांग लेगा, उछाल लेगी। ये बात कुछ हद तक तो सही है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था एक संकट की स्थिति में आ चुकी थी। उसके बहुत सारे कारण हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, लेकिन मैं समझता हूं अब जो है हमें उम्मीद है कि वी शेप्ड ग्रोथ अगर इतना शार्प न भी आए, लेकिन के शेप्ड ग्रोथ की मुझे कि कुछ लोग बहुत अमीर हो जाएंगे और कुछ लोग गरीबी के नीचे चले जाएंगे, इसको बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं। तमाम चुनौतियों के बाद भी दुनिया के नक्शे पर भारत की अर्थव्यवस्था का आकार तेजी से बढ़ रहा है। हर उस सेक्टर को गति देने की पूरी कोशिश की जा रही है जो हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर और संपन्न अर्थव्यवस्था बनाने में पूरी शिद्दत से जुटे हैं। ये सच है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था के तरीके बदले हैं, रवायत बदली है, जिससे रास्ता निकालने और फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाने का मौका है। 1 अरब 35 करोड़ की आबादी के साथ आज की तारीख में भारत सबसे बड़ा बाजार है। बाजार के साथ साथ भारत में वर्कफोर्स की तादाद भी सबसे अधिक है। यहाँ की धरती में खनिजों के रूप में बेशकीमती खजाना छिपा हुआ है। भारत में आर्थिक महाशक्ति बनने के सभी लक्षण मौजूद हैं। यही कारण है कि दुनिया की आर्थिक महाशक्तियां भी भारतीय अर्थव्यवस्था से रिश्ता बनाए रखना चाहती हैं। भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था का एक खूबसूरत पहलू ये भी है कि वो सबके सुख में अपना सुख खोजती है, सबको कर्म और धर्म के धागे में बांधकर एक दूसरे को सहयोग का रास्ता दिखाती है। इन्हीं गुणों ने
हजारों साल तक भारत को सोने की चिड़िया बनाए रखा। आज की तारीख में जहां गरीब और अमीर के बीच खाई रोजाना चौड़ी होती जा रही है, लोगों में आर्थिक असुरक्षा का डर डिप्रेशन में बदलता जा रहा है। लिहाजा एक ऐसे आर्थिक मॉडल को आगे बढ़ाने की जरूरत है जिसमें तरक्की के लिए प्रतिस्पर्धा भी हो और लोगों की बुनियादी जरूरतों का पूरा करने का समावेशी अर्थशास्त्र भी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।